नमस्ते छात्रों एंड व्यूवर्स। यह वीडियो सेशन SCERT 10th क्लास हिस्ट्री पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पर यह चौथा क्लास है। और इस वीडियो सेशन में हम लोग यानी इस चैप्टर से बचे हुए जो टॉपिक सब है उस टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। चलिए हम लोग पहला टॉपिक को देखते हैं, क्रांतियों का दौर। ठीक है, क्रांतियों का दौर 1830 से 1848 ये क्रांति का दौर माना गया है। देखिए इसलिए माना गया है क्योंकि इस समय में ना बहुत सारे क्रांति हुआ था, इसीलिए इसको क्रांति का दौर कहा गया है 1830 से 1848। क्योंकि इस समय में निरंकुश राजा का मतलब कि निरंकुशता और ज़्यादा बढ़ गया था। लोग जागरूक हो गए थे इस समय में। जिस समय में मान के चलिए कि लोग जागरूक नहीं हैं, अपने मतलब आज़ादी को, अपने अधिकार को लोग नहीं जान रहे हैं, तो उस समय में निरंकुश शासक चलिए अपना मतलब वो काम करेगा, निरंकुश शासन आप चला सकते हैं। लेकिन जब लोगों में मतलब कि जब बुद्धि आ जाता है तो आप उस पर मतलब निरंकुश शासन नहीं चला सकते हैं। तो लोग इस समय में बहुत मतलब कि पढ़ने लिखने के वजह से, हम कह सकते हैं कि शिक्षा के वजह से उदारवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा आ चुका था। और इस समय में आप निरंकुश शासक कर रहे हैं उस पर, तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसीलिए लोग अब क्रांति पे क्रांति कर रहा है कि आप रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक को ख़त्म कीजिए। अब हम लोग मतलब समझदार हो चुके हैं, पहले के लोग हम नहीं हैं। ठीक है, अब एक संवैधानिक शासन हमको मतलब चाहिए। तो ऐसा लोग मतलब कि हमेशा क्रांति करके ऐसा बदलाव चाहते थे। तो ये चीज़ है, इसीलिए 1830 से 1848 के दौर को यानी क्रांतियों का दौर कहा गया है। तो 1830 तक यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद तथा रूढ़िवाद और प्रतिक्रियावाद के बीच न संघर्ष तेज हो गया था। यानी 1830 तक यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद, देखिए उदारवाद का मतलब है कि जो आज़ादी चाहता है, क्योंकि उदारवाद शब्द का मतलब ये होता है आज़ाद। ठीक है, तो इसीलिए जो आज़ादी चाहते थे वैसे विचार के लोग और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि जो वो भी तो देश का आज़ादी चाहते थे, राष्ट्रवादी विचारधारा को, जो एक संवैधानिक देश चाहते थे, गणतांत्रिक देश बनाना चाहते थे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग। तो ये दोनों व्यक्तियों के सोच जो था, ये दोनों सोच वाले व्यक्ति सब, ये किसके साथ संघर्ष चल रहा था? तो रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोगों के साथ संघर्ष चल रहा था। तो इनमें कौन लोग थे? तो राजा थे और राजा के समर्थक थे। यानी राजा एक तक उस समय का निरंकुश शासक सब था जो रूढ़िवादी सोच के था और प्रतिक्रियावादी सोच का। तो एक तो राजा रहे होंगे और इसके समर्थक रहे होंगे, तो इसके साथ संघर्ष चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के। तो ये चीज़ है, देखिए संघर्ष का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या मुकाबला या विरोध करना। ठीक है, खैर इस शब्द का अनेकों मतलब है, लेकिन इतना समझिए विरोध करना जैसा चीज़ आप इतना मान के चलिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा या मुकाबला या विरोध करना, तो ये सब चीज़ चल रहा था रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोगों के साथ। किसका? तो राष्ट्रवाद और उदारवाद लोगों के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी शासक अपने नियंत्रण को मजबूत करते गए, वैसे वैसे राष्ट्रवादी और उदारवादी लोग उनके विरोध में संगठित होते गए। देखिए इस वाला लाइन को आपको समझने के लिए ना हाल फिलहाल के घटना से समझना होगा। जो जंतर मंतर पे अपने भारत का जो मतलब कि जो बच्चे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो ये एग्जाम्पल उसी पे लगभग में बैठता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी का सरकार निरंकुश है और प्रतिक्रियावादी है, इतना तो खैर कट्टर नहीं है, प्रतिक्रियावादी से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो थोड़ा बहुत यहाँ से समझ में आपको आएगा। देखिए कथी कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी शासक यानी जो निरंकुश शासक थे, ये अपने नियंत्रण को और मजबूत कर रहे थे, तो इसी के विरोध में वैसे वैसे ही जैसे जैसे ये अपना कह रहे थे कि हम भाई हम अपने बात पे एकदम टिकल रहेंगे, हम अपना एक भी मंत्री की इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप जैसे जैसे अपने नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, ठीक है, तो उनके उनके विरोध में यानी सरकार के विरोध में संगठित होते गए। देखिए शुरू में 500,000 लोग जंतर मंतर पे गए थे वो विरोध करने। अगर उसी में सरकार सुन जाते तो ज़्यादा पूरे देश लेवल पे ये आंदोलन नहीं आता। लेकिन यहाँ सरकार सीधा ठान लिए थे कि नहीं, मेरे शासनकाल में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, हम नहीं देंगे। अरे भाई आप कम से कम आपके शासनकाल में कुछ गड़बड़ियाँ हुआ है तो आप अकाउंटेबिलिटी लेने की मतलब एक अथी रखिए, मतलब क्षमता रखिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जवाबदेही लेना होगा आपको। जब आपके शासनकाल में अगर कुछ गड़बड़ियाँ होता है तो जवाबदेही कौन लेगा? यानी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप ही को लेना होगा ना। तो इसीलिए जब इनके शासनकाल में कुछ गड़बड़ियाँ हुआ है, खैर बैक के हम बात नहीं करेंगे कि किसके शासनकाल में कितना पेपर लीक हुआ है या जो भी चीज़ें,
लेकिन जिसके शासनकाल में हुआ है तो वर्तमान के देखते हुए तो भाई उसको तो मतलब कि लेना होगा जवाबदेही। तो ये चीज़ है, तो बच्चा लोग का जब बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया है तब जा करके इस्तीफा मंत्री का हुआ है। तो वही चीज़ है कि जैसे सरकार जब नहीं सुनता है ना, तो लोग क्या होता है एकजुट होने लगते हैं और राजा के खिलाफ छोटे से बड़े लेवल का आंदोलन में बदल जाता है। छोटे आंदोलन बड़े लेवल का आंदोलन में वो यानी कि परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी लोग, शासक लोग यानी अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा था, यानी ठान ले लेता है कि नहीं हम निरंकुश शासन चलाएंगे तो चलाएंगे। तो जनता भी अब कह रहा है कि भाई अब तुम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अब टेंशन न लो तुम, क्या कि अब हम लोग पुरानका सोच विचार के हैं नहीं। यानी उस समय की बात है, ये 1830 और 1848 की हम बात कर रहे हैं। उस समय में निरंकुश राजा हुआ करते थे। खैर हमारे देश में अभी ऐसा शासन व्यवस्था नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रूडली वो है, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप। देखिए परिणाम स्वरूप का मतलब क्या है कि ये परिणाम क्या निकल के आया, यानी 1830 में जब इतना सारा संघर्ष हुआ तो इसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि 1830 से 1848 के बीच यूरोप में अनेकों देशों में जो क्रांतियाँ हुआ तो ये विद्रोह हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रवादी लोग जब संगठित होकर के अगर बड़े लेवल के विरोध जब अब करने लगे, तब एक देश में नहीं पूरे यूरोप में 1830 से 1848 तक ना क्रांतियां होने लगा। तो ये सब चीज़ है जो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे 1830 में जुलाई क्रांति सब हुआ है। तो ये चीज़ है, यानी कि आप जब एक मतलब कि छोटे से क्रांति को आप नहीं समझ पाइएगा, जनता का मांग क्या है नहीं मानिएगा, तो बड़े लेवल को क्रांति का रूप लेगा ही। तो ये रहता है, तो इसीलिए ये क्रांतियाँ और विद्रोह बहुत बढ़ गया, पूरे यूरोप लेवल पे बढ़ गया। यानी पूरे यूरोप में बहुत सारे देश है, वहाँ पूरे देश में क्रांतियाँ होने लगा। और इन क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश राजतंत्र और पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित करना था। देखिए इनका मांग तन को खराब नहीं है, कोई भी खराब मांग नहीं है। यानी निरंकुश शासन का अंत करना, निरंकुश राजतंत्र का खत्म करना, पुरानी राज व्यवस्था जो चल रहा था इसको खत्म करना। तो ये तो अच्छा बात है ना कि जो पुराना शासन व्यवस्था था वो थोड़ा भी मतलब कि मतलब किसी आम जनता को अधिकार देने का काम करिए नहीं रहा था। मतलब सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। कोई योग्य व्यक्ति है भी अगर उस देश में उस राज्य में, तो वो कभी राजा नहीं बन सकता, एक सांसद भी नहीं बन सकता, या कोई पद पे नहीं बैठ सकता है। आप जो चाहेंगे उसी को बैठाएंगे। तो निरंकुश राजतंत्र में ऐसे होता था, मतलब बड़ी मनचाहा उसका काम करता था, ठीक है। स्वेच्छा से मतलब अपना राज चलाता था, जो मन में आया वो तो ऐसा करता था। तो ऐसा व्यवस्था को समाप्त करना बहुत जरूरी था। तो ये जो राष्ट्रवादी और मतलब कि राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता यानी कि सोच के रखने वाले जो व्यक्ति थे, तो ये सब लोकतंत्र चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, यानी आज़ादी चाहते थे, और संविधान देश में लागू मतलब कि करवाना चाहते थे। निरंकुश व्यवस्था पे नहीं चलेगा भाई, संविधानिक व्यवस्था पे देश चलेगा, ये चीज़। और राष्ट्रीय एकता चाहते थे। राष्ट्रीय एकता मतलब देश में एकता बनल रहे, एकता हो, ये चीज़। और इसी पर आधारित एक नई व्यवस्था चाहते थे, मतलब स्वतंत्रता हो, लोकतंत्र हो, संविधान हो हमारे देश में एकता हो। तो इस सब व्यवस्था पे यानी वो एक नई व्यवस्था चाहते थे सरकार से। सरकार एक ठान ले लेता कि नहीं हम होने नहीं देंगे ये सब चीज़। ये सब चीज़ है, तब जा करके बहुत सारे क्रांति हुआ था। तो 1830 के यूरोपीय क्रांति को हम लोग देखेंगे, जो फ्रांस की जुलाई क्रांति के नाम से क्रांति हुआ था। तो ये हम देखेंगे। देखिए जुलाई के महीना में क्रांति हुआ था ना, इसीलिए जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1830 की यूरोपीय क्रांति है, तो 1830 की यूरोपीय क्रांति की शुरुआत न फिर से फ्रांस से ही हुआ था। देखिए 1789 में जो क्रांति हुआ था, जो सबसे पहला यानी कि क्रांति देश मतलब कि देश के निरंकुश राजा को सरकार गिराने वाला जो हुआ था, ये सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। 1830 में जो क्रांति हुआ है, बीच में मेटरनिक जब व्यवस्था आ गया था, मेटरनिक युग आ गया था, तो बीच में कुछ दिन के लिए फ्रांस में भी और पूरे यूरोप में फिर से पुरातन व्यवस्था का शासन आ गया था। यानी फ्रांस के क्रांति के बाद और फिर क्रांति फिर फ्रांस से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यही बात है यहाँ पे कि 1830 की यूरोपीय क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो फ्रांस से हुआ है। और जुलाई जुलाई 1830 में वहाँ निरंकुश शासन के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। यानी निरंकुश शासन के खिलाफ न जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसे जुलाई क्रांति कहा जाता है। जुलाई में ये काम हुआ था, जुलाई में, यानी ये आंदोलन क्रांति जो हुआ था फ्रांस में जुलाई में हुआ था, इसीलिए इसको जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस, हम लोग वियना कांग्रेस पीछे पढ़े हैं, इस पर बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक था। तो वियना कांग्रेस, ठीक है,
वियना कांग्रेस के, यानी कांग्रेस मतलब एक सम्मेलन का नाम है, तो वियना एक सम्मेलन जो था, तो वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार ना बुर्बो राजवंश को फिर से सत्ता मिली और लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन जब हार गया था, जब इनका निर्णायक हार हुआ था, हम लोग पीछे ही देखे थे, अब मेटरनिक जब यानी शासन आया, तो इसमें वियना कांग्रेस के सम्मेलन के तहत निर्णय लिया गया कि फिर से अब फ्रांस पे बुर्बो राजवंश के ही यानी शासन होगा, यानी जो बुर्बो राजवंश से जो लुई 16वां था, तो उसी के घर से कोई शासक बनेगा नहीं, राजा का बेटा ही कोई राजा बनेगा। तो ऐसा व्यवस्था फिर से ले आया कौन? मेटरनिक, जो लुई 18वां को फिर से फ्रांस के राजा बना दिया। और उसने 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। देखिए लुई 18वां जो है ना, हम ज़्यादा इसको खराब नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक सुधार थोड़ा बहुत आखिर किए थे, तो इसीलिए ज़्यादा खराब नहीं कह सकते, खराब लेकिन थे। अब खराब क्या थे से बता देते हैं, और ज़्यादा खराब क्यों नहीं थे ये भी बता देते हैं। यानी ये संवैधानिक सुधार चाहते थे, इसलिए ठीक थे थोड़ा बहुत, लेकिन पुरातन व्यवस्था भी बनल रहे ये भी चाहते थे। तो मतलब थोड़ा बहुत संवैधानिक सुधार हो और पुरातन व्यवस्था जो निरंकुश व्यवस्था चलता है वो भी थोड़ा बहुत चलता ही रहे, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सब चीज़ चाहते थे। मतलब ऐसे में तो ये खराब और बढ़िया दोनों थे, तो ये चीज़ है। तो उसने ना 2 जून, तारीख याद रखिएगा, 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधार की घोषणा की, लुई 18वां, और जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे, लेकिन पुरानी व्यवस्था को ही यानी बनाए रखने का प्रयास किया। यानी ये 2 जून 1814 को संवैधानिक सुधार के लिए जो घोषणा किए और नियम लगाए, जो 1848 तक इनका नियम चला फ्रांस में, ठीक है। और लेकिन ये पुरातन व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहते थे, यानी उसको भी बनाए रखने का यह प्रयास किए थे। तो यानी ये अच्छा भी थे खराब भी थे, इनको कह सकते हैं। और 1824 में उसकी मृत्यु के बाद, यानी इनका मृत्यु जब हो गया लुई 18वां को, तो इनके मृत्यु के बाद ना चार्ल्स दसम राजा बना। चार्ल्स दसम जो इसका भाई ही था, ठीक है, चार्ल्स दसम राजा बना, और वह अत्यंत निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। यानी इससे भी बहुत बार का मतलब बेहुदा राजा, मतलब अभी तक खैर लुई 16वां ठीक ठाक मिला जुला गया था, लेकिन इसका भाई जो चार्ल्स दसम था ना, वो बहुत ही अत्यंत, देखिए अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो यानी बहुत ज़्यादा ही निरंकुश और स्वेच्छाचारी ये शासक था, और वह संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को तैयार नहीं था। यानी 1824 में जब इनके भाई का मृत्यु यानी लुई 18वां का मृत्यु हुआ, तो इन्हीं के भाई यानी बना कौन? यानी चार्ल्स दसम राजा बना, ठीक है। और ये बहुत ही निरंकुश शासक और स्वेच्छाचारी शासक था। यानी स्वेच्छाचारी मतलब अपना मर्जी से शासन हम चलाएंगे, जैसे मन होगा वैसे चलाएंगे, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहेगा मेरे शासन में, ये सब चीज़। वो संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को तैयार नहीं थे, देखिए। तो इसीलिए हम कहें ना कि लुई 18वां थोड़ा बहुत ठीक थे, क्योंकि वो संवैधानिक सुधार चाहते थे और वो नियम लगाए भी 2 जून 1814 में, यहाँ देखिए यहाँ पे। लेकिन ये जब इनके भाई का शासन आया है, तो ये संवैधानिक मतलब कि संवैधानिक सुधार चाहवे नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जैसे मन होगा वैसे शासन चलाएंगे, एकदम निरंकुश था ये। तो कह सकते हैं कि ये भाई की तुलना में बहुत खराब राजा था। अब ये चार्ल्स दसम ने उदारवादी विचारों का दमन कर दिया, ठीक है। चार्ल्स दसम ने उदारवादी विचारों का दमन किया और नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया, और प्रेस तथा भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए, और जिससे जनता में यानी उसके प्रति असंतोष बढ़ने लगा। यानी चार्ल्स दसम ने उदारवादी, देखिए उदारवादी विचारधारा, उदारवादी का मतलब है जो स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, क्रांति कर रहा था, जो आज़ादी चाह रहा था, उसका ये दमन कर दिया, यानी अच्छा खासा यानी क्रांति को दबा दिया ये, ठीक है। और ये नागरिक स्वतंत्रता को ना सीमित कर दिया, यानी कि आज़ादी आपके पास कितना रहेगा ये राजा डिसाइड करेगा, कि बस आपके पास इतने आज़ादी है इतने करने का, राज्य में कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कितना पढ़ना है कि ना पढ़ना है, मतलब सारा अब डिसाइड करेगा कौन? राजा। कौन राजा? तो ये चार्ल्स दसम, मतलब इसके हाथ में अब स्वतंत्रता आ गया कि आपके पास कितना आज़ादी होगा ये हम डिसाइड करेंगे। और प्रेस तथा भाषण की यानी जो आज़ादी था, स्वतंत्रता था, इसको भी छीन लिया। यानी प्रेस तथा भाषण पर ये कथी कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। यानी आज़ादी छीन लिया कि यानी प्रेस मीडिया वाला जो है मेरे बारे में कुछ गलत नहीं छापेगा, मेरे बारे में कोई भाषण भी गलत नहीं देगा ना, तो उसको घरे से उठा के ले आएंगे, अच्छा खासा थाना में गुटाई जाओगा, थाना समझ रहे हैं ना, मतलब ये चीज़। तो मतलब जनता में उसके प्रति असंतोष बढ़ने लगा। देखिए अगर कोई राजा इतना निरंकुश रहेगा तो जनता में आक्रोश कैसे नहीं बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि मतलब कि बढ़ेगा। ये बात स्वाभाविक है कि राजा जब बुरा होगा तो प्रजा अगर समझदार जब हो गया है
अगर किसी देश का, तो वो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएगा ही, उसके प्रति असंतोष तो फैलेगा ही, ये चीज़ है। और 1830 में उसने पोलिगनेक नामक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जिससे ना विरोध और अधिक बढ़ गया, और इसके बावजूद उसने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी भी किए। मतलब यानी जो पोलिगनेक थे ना, जो 1830 में करे, 1830 में पोलिगनेक नामक एक व्यक्ति था, एकरो से बड़का बेहुदा था। आई जानबूझ के, मतलब ये चार्ल्स दसम जो था, ये जानबूझ के, चार्ल्स दसम राजा था, राजा मतलब राष्ट्रपति समझिए, मतलब जैसे किसी देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है ना, तो वैसे मतलब ये बड़का राजा है, मतलब मेन राजा है ये। आ एक नीचे जो प्रधानमंत्री होगा, तो वो किसको बनाया? पोलिगनेक को। आ एक ऐसा व्यक्ति था, तो मतलब एकदम प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, ये जान रहा था कि ये एकदम बेहुदा व्यक्ति है, तैयो एकदम प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। देखिए किस लिए बनाया, यहाँ लिखा हुआ है कि आगे मतलब जनता पे और ज़्यादा क्या कर सके, क्रूर शासक कर सके। मतलब इनका सोचे था कि मतलब जनता को एकदम जीने नहीं देना है। तो देख लीजिए इसके विरोध में क्या हुआ कि अधिक, मतलब कि और अधिक इसका विरोध बढ़ गया, यानी जनता लोग ना इसका विरोध करने लगे कि नहीं भाई, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था, ये बहुत ज़्यादा निरंकुश व्यक्ति है, आप क्यों बना दिए? कल चलिए कि आपका हम सहन कर रहे थे कि चलिए एगो आप है कि हाँ, मतलब कि एक निरंकुश व्यवस्था चला रहा था, ऊपर से वो प्रधानमंत्री भी ऐसा बना है जो और निरंकुश है, तो इसीलिए इसका विरोध बढ़ने लगा। इसके बावजूद भी देखिए जनता विरोध कर भी रहा है कि भाई आप प्रधानमंत्री नहीं बनाइए, ऐसा फालतू नियम नहीं लगाइए, एक क्रांति पे क्रांति हो रहा है, विरोध पे विरोध हो रहा है, तो फिर भी 25 जुलाई 1830 को 4 गो अध्यादेश जारी हुआ। ठीक है, यानी 4 गो नियम जारी किया, ये अपने देश में अध्यादेश जारी किया। जो पहला अध्यादेश में क्या था कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर देना। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता छीन लिया, यानी कोई भी मीडिया वाला कुछ नहीं छापेगा, अब देश में कोई पत्रकार और मीडिया नहीं होगा, सीधा सीधा स्वतंत्रता छाप लिया। छापो करेगा तो मेरे बारे में हम कितनों बुरा काम करते हैं तो अच्छा अच्छा छापो, नहीं तो मेरे बारे में गलती तुमको छापा तो फिर देख लेना। यानी पूरा स्वतंत्रता छीन लिया, यानी आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं छाप सकते हैं, जो देश में हो रहा है हकीकत चीज़ वो नहीं छाप सकते हैं, तो ऐसा कर दिया। और नए निर्वाचित प्रतिनिधि सभा ना भंग कर दिया गया। देखिए इसके भाई जो था, अ, चार्ल्स दसम के भाई जो लुई 18वां जो था, तो पीछे हम लोग देखे हैं जिसमें वो संवैधानिक सुधार किए थे, जिसके तहत वो एक चुनाव भी करवाए थे, और चुनाव में जनता लोग वोट किया था, जिसमें अपना अपना सब जनता का जो भी मतलब वोट दिए, तो उसके अनुसार जो निर्वाचित हुए प्रतिनिधि था, उसका ये सभा ही भंग कर दिया। देखिए निर्वाचित सभा को भंग करना का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार में चुनाव हुआ मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें बहुत सारे विधायक जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो मतलब अब वो जो विधायक जितना है हमारे बिहार में, तो वो चुनाव हुआ, और हर मतलब मानिए कि 2 महीना पहले चुनाव हुआ, और मुख्यमंत्री बन भी गए कोई, मतलब हमारे बिहार के। और विधायक लोग जो जीते, अब चलिए निर्वाचित हुए, निर्वाचित मतलब जीत गए, जो निर्वाचित हुए प्रतिनिधि सब, वो अपने प्रतिनिधि के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल क्या किए कि एक दिन एक अध्यादेश जारी कर दिए कि ये सभा भंग, मतलब सभा भंग होता है आज से, मतलब दिनांक आज 26, मतलब कोई तारीख है, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि आज हम सभा भंग कर रहे हैं। सभा भंग का मतलब है कि जो भी निर्वाचित सदस्य है उस सबका सदस्यता खत्म हो जाएगा, यानी जो भी मुख्यमंत्री पद पे जो बैठा हुआ है वो, और जो विधायक पद पे बैठे हुए हैं वो, चाहे कोई भी मंत्री परिषद में यानी पद पे बैठे हुए लोग हैं, उस सारा का पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर से नए सिरे से चुनाव होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या किया कि ये तो निरंकुश शासक था चार्ल्स दसम, इसका भाई लुई 18वां जो था तो वो अच्छा था, तो वो तो चुनाव करवा के एक नया निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का वो गठन कर दिया था, लेकिन ये आगे क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो 4 गो अध्यादेश में तो आप 2 गो देख लिए, चलिए और देखते हैं आगे कि 2 गो देखिए कितना खराब किया काम किया कि एगो प्रेस का तो आज़ादी छीन लिया, दूसरा भाई वाला जो चुनाव हुआ था और उसमें निर्वाचित हुए प्रतिनिधि से था उसको सभा भंग कर दिया, सबका सदस्यता छीन गया। और यहाँ मतदान के अधिकार को ना सीमित कर दिया गया, और कुलीन वर्ग को लाभ पहुंचाया गया, यानी मतदान वही करेगा जो कुलीन वर्ग का लोग होगा, और धनिकर होगा, और पुरुष होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है कि क्योंकि चार्ल्स दसम जो थे ना, वो जानते थे कि देखिए कि हम अपना अनुसार से, यानी कि मतदान के लिए हम अगर लोग को चुनेंगे तो वो वोट तो हम ही को करेंगे। कुलीन वर्ग जितना धनिकर वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग था, वो सब चार्ल्स दसम के ही सपोर्ट करता था। गरीबा लोग जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो ना इस निरंकुश राजा के विरोध कर रहे थे, तो इसीलिए देखिए आम जनता वोटों नहीं गिरा सकता, वो आज़ादी छीन लिया। यानी तीसरा इसका अध्यादेश जो है, सही से समझिए कि यहाँ मतदान के अधिकार जो है सीमित कर दिया। मतलब सीमित करना का मतलब ये है उसमें लिमिट लगा देना। ठीक है, यानी लिमिटेशन कर दिया कि मतलब अब कुलीन ही खाली वोट गिराएगा,
और वो भी कुलीन में धनिक्कर लोग गिराएगा, जगह समझदारी है कि हाँ हमरे वोट देना है, वैसा व्यक्ति को, एकदम चुनिंदा व्यक्ति को वोट गिराने का अधिकार दे दिया। तो ये तो बेहुदापन ही है। और सितंबर में नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब नए निर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग किया है तो फिर तो चुनाव करवाना होगा, तो इसीलिए सितंबर में नए चुनाव करवाए। लेकिन इस चुनाव में हमको लगता है कि चार्ल्स दसम ही जीतेगा, क्योंकि इसमें वोट गिराने का आम जनता का अधिकार ही छीन लिया, ऊपर से सिर्फ कुलीन को दिया। कुलीन सिर्फ किसको देगा? चार्ल्स दसम को देगा, क्योंकि कुलीन का बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुलीन को खूब लाभ पहुंचा रहा था एकदम, गरीब जनता को कुछ नहीं, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं, तो इसीलिए तो सब उसी को वोट दिले होगा। तो ये मतलब सितंबर में नए चुनाव करवाने की घोषणा लेकिन किया, ठीक है, जो भंग किया, यानी ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ नवनिर्वाचित। तो ये चीज़ है। ये चारों अध्यादेश इसका थोड़ा भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक भी एक आम जनता के फेवर में कुछ नहीं था। तो जनता और विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? तो आगे चल के देखिए कितना विद्रोह होगा, इसको दौड़ा दौड़ा के जनता से मारेगा। ये चीज़ है। चार्ल्स दसम द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का जनता ने जोरदार विरोध किया। यानी जनता को तो ये चारों अध्यादेश पसंद आया नहीं, क्योंकि चारों उनके मतलब खिलाफ ही था, इसीलिए इसका विरोध किया। और उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग ने एकजुट होकर राजशाही के खिलाफ यानी खड़े हो गए। यानी चार्ल्स दसम द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ था, इससे तनका भी मतलब थोड़ा भी यानी जनता खुश नहीं था, इसलिए विरोध किया। और उदारवादी और राष्ट्रवादी जो लोग थे वो और एकजुट हो गए और राजशाही के खिलाफ क्या कर दिए? आंदोलन करने लगे लोग। और 26 जुलाई 1830 को पेरिस की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया और पूरे शहर में यानी स्वतंत्रता और क्रांति के नारे गूंजने लगे। और इस आंदोलन में सैनिकों, मजदूरों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, यानी इस आंदोलन में, ठीक है। देखिए, एक जुलाई क्रांति पढ़ने से एक चीज़ याद आ रहा है, जैसे अभी भी हमारे देश में जो अभी क्रांति हुआ है हाल फिलहाल में, जो खत्म हुआ है कल, तो ये क्रांति भी जुलाई में हुआ है। सोचिए, जुलाई का महीना यार शायद क्रांति का महीना हैगा। मतलब वहाँ पर भी जुलाई में ही क्रांति हुआ था, जुलाई क्रांति के नाम से फेमस है। हमारे देश में के भी इतिहास में ज़रूर ये जुलाई क्रांति के रूप में याद रखा जाएगा, आगे जब इतिहास लिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब जुलाई में ही क्रांति हुआ था, तो याद रखिएगा। हमारे देश में जो जंतर मंतर पे क्रांति हुआ था, स्टूडेंट का जो क्रांति हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है नीट के लेकर के, तो ये भी जुलाई में हुआ है। और जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, जुलाई क्रांति, वो भी जुलाई में हुआ था। और ये भी करीबन 25 जुलाई को इस्तीफा दिया है, ठीक है, 25 जुलाई को इस्तीफा दिया है ना। कल से मतलब कि प्रधान जो था, शिक्षा मंत्री, और कल 25 जुलाई था और आज 26 जुलाई है। और आज ना अ, आज के दिन ही यानी 26 जुलाई के दिन ही ये पेरिस के जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ आज देखिए हमारे देश का जो आंदोलन हुआ है तो 25 जुलाई के तो खैर समाप्त हो गया उनको इस्तीफा के बाद, लेकिन यहाँ भी विद्रोह जारी है, क्योंकि ये सब निरंकुश राजा था ना, ये सब साफ नहीं सुन रहा था, यानी जनता के साफ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। ये सीधा सोचता था कि तुमको मार पीट के दबा देंगे दम। लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं ना चलेगा। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, देखिए समझने वाला पॉइंट है कि 26 जुलाई 1830 है, इसको पेरिस के जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया। पेरिस पता है कहाँ का राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो देखिए, कभी भी बड़े लेवल का आंदोलन होता है वो राजधानी में ही होता है। जैसे अभी भी अपना देश में अथी जो आंदोलन हुआ है वो दिल्ली में अथी में अपना राजधानी में हुआ है आंदोलन। तो इसीलिए बड़े लेवल का आंदोलन जो होता है ना वो राजधानी में होता है, जिससे सरकार जल्दी सुनता है। तो ये 26 जुलाई 1830 को ना पेरिस के जनता ने विद्रोह शुरू किया और पूरे शहर में यानी पूरे पेरिस शहर में यानी स्वतंत्रता और क्रांति के नारे गूंजने लगे। और इस आंदोलन में सैनिक भाग लिया। देखिए कौन भाग लिया? सैनिक, मजदूर भाग लिया। यानी सैनिक भी भाग लिया, यानी राजा में जो सैनिक है, राजा के शासनकाल में जो सैनिक, वो भी भाग लिया, यानी वो भी परेशान हो चुके थे, तो यानी वो भी भाग लिया, मजदूर भाग लिया, विद्यार्थी भाग लिया, आम नागरिक भाग लिया। तो अब इतना सारा जनता जब भाग लेगा तो राजा को तो खैर सुनना ही होगा, तो बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लिया इसमें। और पेरिस के जनता ने राजा की सेना और कुलीन वर्ग के विरुद्ध न खुलकर संघर्ष किया। और इस क्रांति का नेतृत्व यानी वृद्ध, इस क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे यानी क्रांति को चला रहे थे, वो थे वृद्ध मार्क्विस डे लफायत, ठीक है। वृद्ध का मतलब है कि ये वृद्ध थे उस समय में, करीबन इनका उम्र था 70 के आसपास में, इसीलिए इनको वृद्ध कहा गया है। इनका पूरा नाम है मार्क्विस डे लफायत ने, यानी जिन्होंने पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। यानी पेरिस की जनता ने राजा की सेना और कुलीन वर्ग के विरोध न यानी विरोध
यानी खुलकर संघर्ष किया। देखिए, संघर्ष करना का मतलब पीछे हम आपको बताए हैं कि लड़ाई झगड़ा करना होता है या मुकाबला करना होता है या विरोध करना होता है। इसमें जैसे समझ लीजिए आप, अब जैसा सिचुएशन रहता है तो वैसा तो जनता को करना होता है ना, तो ये चीज़ है। देखिए, इस क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे वो वृद्ध मार्क्विस डे लाफायते कर रहे थे, ठीक है? लाफायत ने किया था, मतलब इसका नेतृत्व, जैसे मान लीजिए कि अभी जो सीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे वो अभिजीत दीपके कर रहे थे, ठीक है? सीजेपी मतलब ककरोच जनता पार्टी, जो अभी आंदोलन नहीं कर रहे थे भारत में, उसी प्रकार से जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा था पेरिस में जनता सो कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, जो 70 साल के आसपास की उम्र था उनका, इसलिए वृद्ध कहा गया है, तो वो कर रहे थे। और मार्क्विस डे लफायत इनके नाम है, ठीक है, लफायत ये कर रहे थे। तो ये चीज़ है। तो नेतृत्वकर्ता, देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत बड़े आप आंदोलन कर रहे हैं, उसका नेतृत्वकर्ता अगर अच्छा नहीं है तो वो आंदोलन सफल नहीं होगा। तो ये भी रहता है कभी कभी। अब लेकिन ये एक सफल व्यक्ति थे क्योंकि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ले चुके थे। तो ये था। राजा की सेना जनता के विद्रोह को दबाने में असफल रही और कई सैनिक मारे गए और कुछ सैनिक क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। यानी राजा के जो सेना था वो जनता के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। अब देखिए, असफल इसलिए रहा क्योंकि जब जनता अगर ठान लेता है कि हमारे मतलब अगर सारा जनता एक हो जाएगा किसी देश का, अगर जनता ठान लेगा कि ये सरकार जो है बहुत मनमानी कर रहा है, स्वेच्छाचारी सरकार है, तब उसके सिस्टम को बदलने के लिए अगर सारा जनता अगर एक हो जाएगा तो ये सेना क्या है? तो इसीलिए राजा का सेना ना जनता के विद्रोह को नहीं दबा पाया, असफल हो गया इसमें, और कई सैनिक तो मारे गए और कुछ सैनिक तो क्रांतिकारी के साथ मिल गए, यानी शामिल हो गए। ये चीज़ है, जो अच्छे सैनिक रहे होंगे। और 27 से 29 जुलाई 1830 तक लगातार संघर्ष चलता रहा। और फ्रांस के इतिहास में यानी इन 3 दिनों को ना गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। मतलब 27 को, देखिए 27 के स्टार्ट हुआ, यानी 27 3 दिन चला था, यानी 27 28 29, तो 3 दिन हुआ। तो ये 3 दिन का जो मतलब कि क्रांति चला, लगातार संघर्ष चला, ठीक है, विरोध चला। तो इस संघर्ष को फ्रांस के इतिहास में इस 3 दिन को क्या कहा जाता है? गौरवशाली दिन कहा जाता है। गौरवशाली दिन, इस 3 दिन को कहा जाता है। जनता ने पेरिस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी जनता सरकार को झुका दिया, जनता सरकार के सेना को झुका दिया, और जनता का पेरिस पे क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। यानी पेरिस जो राजधानी था फ्रांस का, तो यहाँ पे अब जनता का नियंत्रण हो गया और जनता ने यानी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और राजा की हार हुई। अब देखिए, राजधानी पर जब जनता का ही अब शासन हो गया तब राजा क्या करेगा? अब तो उसका हार है ना माना जाएगा। और 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। तो ये चीज़ है, 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और भाग गया कहाँ? इंग्लैंड। देखिए, मेटरनिक भी ना इंग्लैंडे भागा था, जितना भी मतलब कि राजा है ना, सब इंग्लैंडे भाग रहा है। तो ये चीज़ है, तो इंग्लैंड ये भी भाग गया। अब भाग गया इसलिए कि नहीं भागेगा तो जनता के हाथ में आ जाएगा, पकड़ाएगा, तो सोच रहे क्या होगा? इसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा ना, तो गिलोटीन वाला सिस्टम तो था ही फ्रांस में, उस पर चढ़ा के उड़ा देगा गर्दन सीधा। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए बेचारा दुम दबा के भाग गया कहाँ? इंग्लैंड भाग गया। और 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जुलाई महीने में हुई थी, इसीलिए इसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। तो ये तो खैर हम लोग पीछे देखे थे, यानी 1830 की क्रांति ना जुलाई महीना में हुआ था, इसीलिए जुलाई क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के कारण सबसे पहले फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। यानी बुर्बो राजवंश का शासन अब समाप्त हुआ। जो लुई 18वां था, 18वां के बाद आया था कर भाई चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम का शासन क्या हो गया? अब समाप्त हो गया। अब बैठाया गया शासन पे, यानी गद्दी पे किसको? लुई फिलिप को। लुई फिलिप ये बुर्बो वंश के नहीं था, यानी ये राजाशाही वंश का ये नहीं था लुई फिलिप, ठीक है। तो लुई फिलिप, जनता किसको चुने? लुई फिलिप को चुने, इसको बैठाया। और इस क्रांति के परिणाम क्या निकला? देखिए, परिणाम स्वरूप फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई। यानी अभी गणतंत्र की स्थापना अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन निरंकुश राजशाही का अंत जरूर हो गया था, ठीक है। और उसकी जगह संविधानिक राजतंत्र का स्थापना हो गया था। यानी संविधानिक राजतंत्र की स्थापना तो कम से कम चलिए हुआ, गणतंत्र नहीं हुआ, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हुआ। और लुई फिलिप को फ्रांस का राजा नहीं बल्कि फ्रांसीसी जनता का राजा कहा गया, जिसे यह स्पष्ट हुआ कि अब राजा की शक्ति जनता और संविधान द्वारा सीमित होगी। यानी लुई फिलिप के जो शक्ति है, यानी लुई फिलिप के राजा जो है, लुई फिलिप जो राजा है, ये फ्रांस का राजा नहीं है बल्कि किसका राजा है?
फ्रांसीसी जनता का राजा है, ठीक है। तो यानी जनता मतलब ये हो गया कि जनता का शासन वाला व्यवस्था, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा तो खैर इसको बनाया ही गया था। जनता ने उसको चार्ल्स दसम को मतलब कि गद्दी से हटा करके उसको इंग्लैंड भागने पर मजबूर कर दिया। जब वो भाग गया तब शासन व्यवस्था किसके हाथ में है? लुई फिलिप को। कौन दिया? जनता दिया। तो इसीलिए जनता का ये राजा है। और जिससे यह स्पष्ट हुआ कि अब राजा की शक्ति जनता और संविधान द्वारा यानी सीमित होगी। यानी ये सीमित का मतलब है कि इसके पास जो कोई भी कानूनी मतलब कि जो नियम कायदा लाएंगे, मतलब कि नियम योजना लाएंगे, तो ये एक संविधान के तहत लाएंगे, ठीक है। जनता के विचार के मतलब अनुसार लाएंगे। ये नहीं कि जो मन आएगा स्वेच्छाचारी हिसाब से कुछ भी कर देंगे, स्वेच्छाचारी सरकार की तरह जैसे चार्ल्स दसम करता था, ऐसा ये राजा नहीं करेगा क्योंकि इसको जनता बैठे था। तो इसीलिए ये बात बताया गया कि इसके पास शक्ति सीमित था। जनता जितना सोचेगा, बोलेगा, विचार होगा, वैसा योजना बनेगा। संविधान में मतलब कि जितना मतलब कि उचित होना चाहिए प्रावधान, वैसे मतलब किया जाएगा। इसलिए सीमित शक्ति था लुई फिलिप को। और लुई फिलिप ने उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है। लुई फिलिप उदारवादी नीति अपनाई और नागरिक अधिकारों को महत्व दिया। देखिए, नागरिक अधिकार को महत्व देने के लिए ही बैठाया गया था इसको। जनता को आप नहीं समझिएगा, नहीं महत्व दीजिएगा, नागरिक अधिकार को नहीं महत्व दीजिएगा, तो फिर आपको भी दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आपको भी हटा देंगे गद्दी पर से ना। तो ये लुई फिलिप बेचारे डरे क्या गया। नहीं, अच्छा आदमी थे, ऐसे हम इसको बुरा नहीं कह सकते हैं। ये किसी राजा खानदान परिवार से नहीं थे, लुई 16वां, लुई 18वां और चार्ल्स दसम के तरह कि ये बुरा करेंगे। ये नागरिक के बीच के ही एक व्यक्ति को बिठाया गया था, ये चीज़ है। चलिए हम लोग देखेंगे जुलाई क्रांति का प्रभाव आखिर किस किस देश पे पड़ा था। देखिए, यूरोप में सबसे पहले ये हुआ था कहाँ से शुरू? फ्रांस से। जो अभी हम लोग ख़त्म किए हैं, ये फ्रांस की क्रांति पर हैं अभी, जो 1830 में हुआ था। और 1830 के बाद जो है ना, जब इससे सीख सीख के, ठीक है, जैसे हमारे देश में जो अभी हाल फिलहाल में क्रांति हुआ है, देखिए बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इस क्रांति से अपना क्रांति भी बहुत मैच खा रहा है। इसीलिए जैसे नेपाल में जो क्रांति हुआ था, जेनजी आंदोलन जगह कहा गया, और वहाँ पे सरकार पुरनका व्यवस्था खत्म करके एक नया का युवा के हाथ में सरकार आ गया। तो उसी प्रकार से आसपास के जितने भी देश हैं नेपाल के आसपास के, चाहे पूरी दुनिया में, लोग एक चीज़ सीख गया हुआ है कि अब हम ऐसा हम भी कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ के युवा भी आंदोलन करके चाहेगा तो सरकार चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या हुआ फ्रांस में कि फ्रांस के ने मतलब क्रांति से लोग अब इतना सीख गए कि इस जुलाई क्रांति से, कि आसपास के यूरोप के और सारे देश में क्रांतियां होने लगा। ये चीज़ हम लोग अब देखेंगे। तो जुलाई क्रांति का यानी प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा। तो 1830 की जुलाई क्रांति का प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, पूरे यूरोप में प्रभाव इसका पड़ा। पूरे यूरोप यानी यूरोप के जितने भी देश हैं, उस सभी देश में, लगभग देश में, यानी कि इसका प्रभाव पड़ा 1830 की जुलाई क्रांति का, ठीक है। फ्रांस तक ही ये सीमित नहीं रहा। और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने कहा था एक बार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन है याद है? मेटरनिख, जो बहुत बड़का बेहुदा था ये। तो ये मेटरनिख लेकिन एक बार बोला था कि जब फ्रांस छींकता है ना, तो बाकी यूरोप के सर्दी यानी सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस छींकता है, का मतलब है कि फ्रांस में अगर कोई क्रांतियां होता है या कोई बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो बाकी आसपास के देश ने इससे सीख करके वहाँ भी ये चीज़ होने लगता है। इसीलिए जब ये छींकता है तो बाद बाकी यूरोप के सभी देश को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। इनका एक बार कहना था, जो जो यह बात साबित भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। देखिए, यह बात ना जुलाई क्रांति के बाद ना सच साबित हो गई। तो ये चीज़ है। जुलाई क्रांति से यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन की मांग बढ़ने लगी, और लोगों ने निरंकुश शासकों का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी जुलाई क्रांति से यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, संवैधानिक शासन की मांग बढ़ने लगी, और निरंकुश लोगों ने निरंकुश शासकों का क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास तेज हो गए। यानी इटली और जर्मनी, देखिए अभी इटली और जर्मनी के बारे में हम ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस पर बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ना है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो इटली और जर्मनी जो था ना, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर कोई निरंकुश मतलब कि शासन से अगर परेशान था तो वो इटली और जर्मनी था। इसको छोटे छोटे राज्य में विभक्त करके और अलग अलग देश के, यानी एक देश पे कई कई को देश शासन कर रहा था। तो ऐसा यहाँ व्यवस्था चलता, मतलब बहुत ही स्थिति खराब था इटली और जर्मनी के। इसीलिए हर टॉपिक में इटली जर्मनी का नाम आ जाता है, लेकिन इस पर एक अलग टॉपिक पढ़ना है जो हम लोग वहाँ समझेंगे अच्छे से इसको। तो
तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के प्रयास तेज हो गए। अब देखिए यहाँ के लोग में अब सुगबुगाहट न होने लगा कि भाई हम लोग इतना दिन से गुलाम हैं और दूसरे दूसरे देश के लोग हमारे पे कब्जा करके बैठा हुआ है, दूसरे दूसरे देश के राजा साहब, ये सबको कहिया बेलगाएंगे। अब मौका आ रहा है, देखो फ्रांस के लोग कैसे क्रांति करके अपने राजा निरंकुश राजा को हटा रहा है और एक अच्छे व्यक्ति को बैठा रहा है। ये सब चीज़ ना सीखने लगे। ठीक है, तो प्रयास यहाँ पे अब एकीकरण का तेज हो गया। और इसके अलावा यूनान में, पोलैंड में, हंगरी में, ठीक है, अन्य राष्ट्र में, यानी इसके अलावा अन्य देशों में भी राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन शुरू हो गए। और फ्रांस में भी 1830 की क्रांति ने आगे चलकर 1848 की क्रांति की नींव तैयार कर दी। यानी 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ, एक बाद जो 1848 में क्रांति हुआ, 1848 के क्रांति के बाद ना स्थिति बहुत ही बदल गया। ठीक ना, 1830 के बाद ना बोले, पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1830 के क्रांति के बाद थोड़ा बहुत ही मतलब सुधार आया। मतलब देश अभी भी गणतंत्र नहीं बना। 1830 तक भी ना, देखिए कभी कभी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए किसी देश में ना आप 10 दिन, एक दो दिन मतलब एक दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना और साल में नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सालों लग जाता है बड़े बड़े परिवर्तन के लिए। इसीलिए 1830 के क्रांति से ही पूरे यूरोप मतलब शासन व्यवस्था वहाँ बदल गया और सारे सारे चीज़ बदल गया। ऐसा नहीं हुआ, 1830 के क्रांति के बाद भी 1848 तक क्रांति चला और 1848 में भी बहुत सारे क्रांति हुए, तब जाके स्थिति सुधरा वहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका लेकिन नींव कहाँ पर डल गया, तो आपका 1830 में ये चीज़ नींव यहाँ से तैयार हो गया 1848 के क्रांति के लिए। तो ये चीज़ है। हम लोग वो पीछे एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले, स्पेन। तो देखिए, तो हम लोग अभी जो देखे हैं, ये देखे हैं टॉपिक हम लोग जुलाई क्रांति का प्रभाव जो आगे चल के कैसे कैसे पड़ा है पूरे यूरोप के। जो अभी मैं टर्निक बोला था कि जब यूरोप का एक देश है फ्रांस जो छिकता है, तो बाद बाकी यूरोप के सारे देश के सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो उसमें देखिए अब स्पेन में अब हुआ क्या, नेपोलियन की हार के बाद ना, नेपोलियन मेटरनिक जो हरा दिया था नेपोलियन को, उसके बाद फर्डिनेंड, यानी फर्डिनेंड नाम के जो व्यक्ति थे ना, स्पेन के राजा बना था। ठीक है, और वह एक प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। कौन? फर्डिनेंड। और स्पेन की जनता उसके स्वेच्छाचारी शासन से असंतुष्ट थी। यानी कि देखिए, किसी भी देश में प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक रहेगा तो वहाँ की जनता तो खुश होंगे नहीं, तो इसीलिए स्वेच्छाचारी शासन से असंतुष्ट थी। और इसी बीच फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर लोगों ने अपने अधिकारों और सुधारों की मांग शुरू कर दी। यानी स्पेन की जनता स्वेच्छाचारी शासक यानी फर्डिनेंड जो लिखा हुआ है फर्डिनेंड, तो ये फर्डिनेंड से यानी व्यक्ति खुश नहीं थे। इसलिए फ्रांस के क्रांति से सीख के, यानी 1830 में क्रांति हुआ था फ्रांस की क्रांति, इससे सीख करके लोग क्या किए, अपने अधिकार और सुधारों के लिए मांग करना शुरू कर दिए। और जनता के बढ़ते दबाव के कारण राजा को प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार लागू करने पड़े और उसने एक नया संविधान स्वीकार किया और लोगों को कुछ नागरिक अधिकार तथा सुविधाएं भी प्रदान की। देखिए, अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। फिर फर्डिनेंट वो मतलब ये जो फर्डिनेंट है स्पेन का राजा, इसको भी दौड़ा दौड़ा के लोग मारेगा, इसको भी लास्ट में कहाँ भागना पड़ेगा, इंग्लैंड भागना पड़ेगा। तो फर्डिनेंट को ये बात समझ में आ गया कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ है उससे चार्ल्स दसम को भागना पड़ा है। अगर हम इसका बात नहीं मानते हैं तो हमको भी भागना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रशासनिक सुधार कर दिया, राजनीतिक सुधार कर दिया और एक नया संविधान ला दिया। कहाँ पे? स्पेन में। तो ये चीज़ कर दिया और कुछ नागरिक अधिकार भी लाए गए जिससे जनता ज़्यादा इसका विरोध नहीं किया होगा, क्योंकि बात मान गया ना सब चीज़। तो ये चीज़ है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, पुर्तगाल को देखते हैं। देखिए, पुर्तगाल में 1828 में डोमिंगुल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1828 में किसका शासन आ गया? डोमिंगुल का। और यह एक प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, ये मतलब ये भी एक मतलब कि राजा ठीक नहीं था पुर्तगाल का जो 1828 में आया। और ये निरंकुश शासक का समर्थन करता था। यानी जिस देश में निरंकुश शासक सब था उसका ये समर्थन करता था। इसीलिए यानी जनता ना उसके शासन से असंतुष्ट हो गए। यानी इसका भी असंतुष्ट का मतलब है कि खुश नहीं थे जनता इससे भी। और सिंहासन की दूसरी दावेदार जो थे ना इसी देश में, पुर्तगाल देश में, देखिए एगो तो डोमिंगुल शासन में आ गया 1828 में, ये जैसे तैसे घपलाबाजी करके आगे होंगे। लेकिन एक सही आदमी भी इसके देश में थे सत्ता पे बैठने वाले, जिसका नाम है डोना मारिया। ठीक है, यानी सिंहासन की दूसरी दावेदार जो लोग थे वो था डोना मारिया, जो उदारवादी, ठीक है, और राष्ट्रवादी विचार के लोग थे। ये अच्छे थे, डोना मारिया बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये तो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, तो अच्छे ही होंगे। और इसका ये समर्थन करती थी इस विचारधारा का।
और इसीलिए उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। किनको? तो डोना मारिया को जनता का समर्थन प्राप्त था और ये भी सरकार के गद्दी पे यानी कि सरकार मतलब शासन गद्दी पे बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ डोन मिंगुएल जो बैठ गया है एक प्रतिक्रियावादी शासक, तो कैसे इसको बैठने देगा? तो ये चीज़ है। तो डोन मिंगुएल और डोना मारिया के समर्थकों के बीच ना संघर्ष हुआ। देखिए संघर्ष बाद बाद आ रहा है ये शब्द। तो संघर्ष का मतलब हम लोग पीछे बताएं आपको, मुकाबला करना, लड़ाई करना, विरोध करना जैसा चीज़ होता है। ठीक है, यानी डोम मिंगुएल के जो रहल होंगे समर्थक और डोना मारिया का समर्थक, ये दोनों समर्थकों के बीच संघर्ष होने लगा, यानी लड़ाई झगड़ा होने लगा और मुकाबला जैसा चीज होने लगा। और ये यानी इसके परिणाम देखिए क्या निकला। अंततः डोना मारिया विजयी हो गई। देखिए सत्य का जीत हुआ, अच्छा ही हुआ, क्योंकि डोना मारिया अच्छे थे, ये राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारधारा के थे। तो इसीलिए यानी इनका जीत हुआ और पुर्तगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिए। कौन? डोना मारिया। ठीक है, तो इनका अधिकार हो गया पुर्तगाल की सत्ता पे, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने पुर्तगाल में संवैधानिक शासन की स्थापना की और देश में उदारवादी सुधारों को बढ़ावा दिया। यानी ये जब सत्ता में आए, ठीक है, राजगद्दी पे जब बैठ गए, तब पुर्तगाल में संवैधानिक शासन ला दिए और उदारवादी सुधार का भी बढ़ावा दिए। तो ये चीज़ है। तो देखिए, तो ये फ्रांस से क्रांति से लोग ना सीख सीख करके अपने अपने देश में क्रांति कर रहे हैं और शासन व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं, पुरनका शासन व्यवस्था को। तो ये चीज़ है। स्विट्जरलैंड को अब देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि स्विट्जरलैंड कई छोटे छोटे कैंटेनों यानी राज्यों में बटा हुआ था। देखिए कैंटेन का मतलब होता है राज्य, यानी स्विट्जरलैंड कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ की राजनीतिक और समाज यानी राजनीति और समाज पर कुलीन वर्ग का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यानी राजनीतिक पे प्रभाव किसका? यानी कि जो विधायक है, संसद है, कौन बनेगा? कुलीन वर्ग। यानी राजनीतिक पर और समाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था तो वो कुलीन वर्ग का था और छोटे छोटे राज्य में टूटा हुआ था ये देश और संगठित नहीं था। देखिए छोटे छोटे राज्य में तो खैर हमारा देश भी छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ है, जैसे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े राज्य है, जैसे 28 गो राज्य हमारे देश में हैं। तो भाई एक संघ में है ना, जुड़ा हुआ संघ में है, ये मिल के चलता है, सारा राज मिल के एक देश बनता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं था, वहाँ छोटे छोटे राज है तो छोटे छोटे राजा होगा, सब राज पे अलग अलग राजा करता होगा। कौन करता होगा? तो ये कुलीन वर्ग वाला सब। तो ऐसा था, तो इससे तो जनता तो नाराज होगा ना। और राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होकर जनता ने संवैधानिक सुधारों तथा अधिक अधिकारों की मांग यहाँ पर भी चलने लगा। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित होकर लोग यहाँ पे जनता सब यानी संवैधानिक सुधार और अधिक अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिए लोग। और जनता के बढ़ते आंदोलन और विरोध को देखकर सरकार डर गई और उनसे लोगों की कई मांगों को स्वीकार कर लिया। देखिए यहाँ के सरकार समझदार था, हम समझदार कह सकते हैं। कह सकते हैं क्योंकि जब आंदोलन बढ़ने लगा और विरोध बढ़ने लगा, तो इस विरोध को देख देख करके सरकार डर गई। मतलब सरकार समझ गया कि भाई विरोध इतना बढ़ जाएगा कि हमको कुर्सी भी छोड़ना पड़ेगा और ऊपर से दुम दबा के कहाँ भागना होगा? इंग्लैंड फिर हमको भागना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम कहें ना, जनता के बात मान करके शासन करे। तो जनता के बात मान करके स्वीकार कर लिया और लोग संवैधानिक कुछ बदलाव किए होंगे। तो ये चीज़ है, जनता के बात यानी मान लिए जो उनका मांग था, स्विट्जरलैंड के सरकार जो थे। तो ये चीज़ है। अब बेल्जियम को देखते हैं। देखिए बेल्जियम 1815 में बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था बेल्जियम के लोगों की राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध थी। यानी बेल्जियम एक अलग देश है। ठीक है, बेल्जियम जो है 1815 में ये घटना हुआ है। जो बेल्जियम एक अलग देश है, हॉलैंड भी एक अलग देश है। हॉलैंड का दूसरा नाम है पता है? नीदरलैंड्स। यहाँ पे आप नक्शा में देखिए, यहाँ पे यूरोपीय मैप को हम लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए नीदरलैंड्स जो लिखा हुआ है, इसी को हॉलैंड कहते हैं। हॉलैंड एक देश था, हॉलैंड एक बेल्जियम देश था। ये दोनों देश को ना एक साथ मिला करके एक देश बना दिया। इस पे शासन निरंकुश राजा से कर रहा था। मतलब जो मन में आता था वो करता था। रे भाई ऐसे करता था कि भाई देख ना, ये वाला राज हमको दे दे और ये वाला राज हमको दे दे, ये दोनों मिला के भी दे ना दे, हम राज करते हैं। तो मतलब ऐसे व्यवस्था चला रहा था ये सब कि मतलब राज्य को और देश को भी सब कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो इसीलिए बेल्जियम और हॉलैंड को ना मिला करके और शासन कर रहा था, निरंकुश शासक था। लेकिन लेकिन ये व्यवस्था बेल्जियम के लोगों के राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध था। यानी कि वो इस व्यवस्था को ठीक नहीं माने कि भाई मेरे बेल्जियम देश को तुम मिला लिए हो हॉलैंड में यानी नीदरलैंड्स में, ये ठीक नहीं है। हॉलैंड के शासक बेल्जियम के, देखिए किसको कहाँ मिलाया गया, बात को अच्छे से समझिए। बेल्जियम को मिलाया गया है हॉलैंड से,
हॉलैंड का नाम है नीदरलैंड्स, यानी दूसरा नाम एक नीदरलैंड्स है, जैसे अपना इंडिया के अनेक नाम है उसी प्रकार से। तो यानी हॉलैंड के जो नाम है नीदरलैंड्स, तो वो नीदरलैंड्स में मिला करके बेल्जियम को नीदरलैंड्स नाम दे दिया गया। देखिए ना आगे चल के याद दिले हो गया नाम। यानी हॉलैंड के शासक जो था, तो वो बेल्जियम के लोगों के साथ ना यानी बराबरी व्यवहार नहीं कर रहा था। बराबरी व्यवहार का मतलब है कि देखिए, यानी आप हम में जब मिल गए हैं, तो आप हम में मिलने आए हैं, तो हो सकता है कि हम आपके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे भी, अच्छा ना भी करेंगे, तो मेरे पे डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से क्या किया, हॉलैंड में मिलाने के वजह से बेल्जियम के साथ यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था यहाँ के राजा के मतलब कि अनुसार। तो इसीलिए बेल्जियम के लोगों में असंतोष फैला और स्वतंत्रता की भावना बढ़ने लगी, और इससे अब आगे आंदोलन होने लगा। ठीक है, तो 1830 में बेल्जियम की राजधानी देखिए कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में ना विद्रोह शुरू हो गया बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विद्रोह शुरू हो गया, जनता वहां के करने लगा विद्रोह। और इस आंदोलन के परिणाम क्या निकला, यानी परिणाम स्वरूप बेल्जियम जो है यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, हम आपको ऊपर ही बोले हैं कि बेल्जियम और हॉलैंड के मिला के नीदरलैंड्स एक देश बनाया गया, और उस पर शासन वो सब कर रहा था। तो नीदरलैंड से अलग हो गया। देखिए यहाँ लिखल है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग होकर ये स्वतंत्र हो गया। यानी अलग, पहले से स्वतंत्र देश था ही, फिर से बेल्जियम स्वतंत्र हो गया। लेकिन वहाँ के जनता जब जागरूकता दिखाया है, स्वतंत्रता के लिए लड़ा है, तब ऐसे हुआ है। तो ये चीज़ है। आगे है करा है कि मतलब 1831 में बेल्जियम में एक नया संविधान लागू किया गया और वहाँ संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। यानी 1831 में ही देखिए, 30 में बेल्जियम हुआ स्वतंत्र, और 31 यानी एक साल के बाद ही बेल्जियम में एक नया संविधान भी लागू हो गया, और वहाँ पर संवैधानिक शासन की स्थापना भी हो गया। यानी अब संवैधानिक शासक आ गया, निरंकुश शासक, यानी वहाँ पे अब शासन नहीं कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम पोलैंड को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पोलैंड है, हम आपको पेन से लिख के बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। यहाँ ये पोलैंड है, पोलैंड, पी पी से लिख देते हैं, पोलैंड है। चलिए लिख देते हैं पोलैंड। ठीक है, तो ये पोलैंड है, ये पोलैंड का एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये। ठीक है, और इसी के बगल में यूक्रेन है, वो यूक्रेन। यू- यूक्रेन, यूक्रेन। ठीक है, पोलैंड यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन। ये रसिया है, ये पूरा एरिया जो है इधर रूस का है, ये सब रूस का एरिया है, ये वाला है पूरा। तो यूक्रेन से तो खैर अभी भी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को हासिल करने के लिए रूस वाला से अभी एकदम युद्ध चलत रहता है हमेशा। बहुत साल से चल रहा है, करीबन 6-7 साल से ऊपर से चल रहा है। तो ये चीज़ है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अब पोलैंड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलैंड, अब इसमें भी क्या हुआ, यानी वे क्रांति का ज्वाला भी यहाँ पर भी भड़क उठा। देखिए पोलैंड में 1830 में रूसी शासक के खिलाफ, देखिए रूसी शासक, हाँ अभी बताया ना कि ये सब ये वाला रूस का एरिया है जो हम अभी पीला कर रहे हैं। तो ये रूसी शासक पोलैंड पे भी अधिकार कर लेता, यहाँ का देश यहाँ आके अधिकार कर लेता। ठीक है, तो इसके खिलाफ असंतोष फैल गया रूस के खिलाफ, और पोलैंड के लोग न रूस के नियंत्रण से नाराज थे और अधिक स्वतंत्रता तथा अधिकार चाहते थे। और उदारवादी और राष्ट्रवादी नेताओं ने रूस के जार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और वे प्रशासनिक सुधारों और राष्ट्रीय अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, पोलैंड जो है, पोलैंड में 1830 में रूस शासन के खिलाफ क्या हुआ, असंतोष फैला। यानी यहाँ के शासक से खुश था नहीं यहाँ के जनता पोलैंड का। इसीलिए पोलैंड के लोग ने रूस के नियंत्रण से नाराज होने के वजह से वहाँ पे अधिक स्वतंत्रता और अपने अधिकार यानी चाहते थे वो सब। और उदारवादी और राष्ट्रवादी नेताओं ने रूस के जार, जार का मतलब होता है वहाँ का राजा, रूस के राजा को ना जार कहा जाता है, तो यानी रूस के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और प्रशासनिक सुधारों और राष्ट्रीय अधिकारों की मांग कर रहे थे लोग। ठीक है, जनता, जार ने, जार मतलब राजा ने, ठीक ना, यानी राजा ने अपनी सेना की सहायता से यानी इस विद्रोह को दबा दिया। देखिए सेना की सहायता से, तो रूस बड़का देश है और उस समय में भी सब बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ये क्या किया कि यहाँ पोलैंड को ना जनता के आवाज़ को दबा दिया, विद्रोह को दबा दिया, और आंदोलन को असफल बना दिया। यानी यहाँ पे सफल नहीं हुआ। लेकिन विद्रोह को दबाने से, ठीक है, विद्रोह को दबाने के बावजूद वह पोलैंड के लोगों को मन में
यानी मन में मौजूद राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को समाप्त नहीं कर सका। देखिए, आप विद्रोह को दबा सकते हैं, ठीक है, लाठी मार के आप सबको, आंसू गोला जो होता है टीयर गैस, वो मार के आप बिलगा सकते हैं, किसी को विद्रोह को दबा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ज्वाला, जो मतलब जल रहा है दिल में आज़ादी का, क्रांति का, उसको नहीं दबा सकते हैं। उसको, उसके दिल में जाके किसी को कैसे, किसी को मार सकते हो, सोच को कैसे मार सकते हैं। तो इसीलिए ये विद्रोह को तो दबाने में सफल रहा, लेकिन पोलैंड के लोगों के मन में मौजूद राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना था, इसको वो समाप्त नहीं कर सका। तो ये चीज़ है जो आगे चल के फिर से क्रांति हुआ, अब जाके पोलैंड के फिर निरंकुश राजा को हटाए ले होंगे। तो ये चीज़ है। अब जर्मनी और इटली के देखिए, करा कि 1830 की क्रांति का प्रभाव जर्मनी और इटली पर भी पड़ा, और उस समय दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के ना प्रभाव में थे, और वहाँ राष्ट्रवाद तथा उदारवाद की भावना बढ़ रही थी। यानी कि राष्ट्रवादी भावना और उदारवादी भावना जो था बढ़ रहा था यहाँ। देखिए, 1830 की क्रांति का प्रभाव जर्मनी और इटली पर भी पड़ा, तो पड़ना भी जरूरी था ना। जर्मनी इटली का स्थिति तो और ख़राब था उस समय में। इसका एकीकरण हम बताएं कि आगे आगे वाला जो टॉपिक है इसका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पे भी प्रभाव लेकिन अभी से पड़ना ही शुरू हो गया, और उस समय दोनों क्षेत्र, यानी ये इटली और जर्मनी के दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य के प्रभाव में था। नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था, तो वो इस पे कब्जा कर ले था, और वहाँ राष्ट्रवाद तथा उदारवाद की भावना बढ़ रही थी। यानी राष्ट्रवाद की भावना, उदारवाद की भावना इटली और जर्मनी में अब बढ़ना शुरू हो गया था। और जर्मनी के कई राज्यों जैसे में ब्रुस्विक, ठीक है, ब्रुस्विक, हनोवर, सैक्सनी और बावेरिया, और इसमें जनता के दबाव के कारण ना, जनता के दबाव के कारण संवैधानिक शासन यानी शासन लागू किया गया, जिससे उदारवादी विचारों को बढ़ावा मिला और समाचार पत्रों को भी अधिकार यानी अधिक स्वतंत्रता मिली। यानी जर्मनी के ही कई गो राज्य में, जैसे में यहाँ लिखा हुआ है ब्रुस्विक और यानी कि हनोवर, सैक्सनी और बावेरिया, इस सब राज्य में पता है क्या किया गया? जनता ज़्यादा विद्रोह किया ना, तो यहाँ पे सैनिक शासन यानी संवैधानिक शासन लागू किया, यानी संविधान के अनुसार शासन चला, जनता के बात को माना, और उदारवादी विचार इस कारण से यहाँ पे, उदारवादी विचार जो है यहाँ से इस कारण से बढ़ा, और समाचार पत्रों पे जो रोक लगे ले था लोग राजा सब, ये सब का स्वतंत्रता दे दिया, ठीक है। और इटली में परमा और मोडेना जैसे राज्यों में, ठीक है, वो तो जर्मनी के पड़े हैं। अब देखिए इटली में क्या हुआ, तो इटली के परमा और मोडेना जैसे राज्यों में क्रांतियां हुई, और पोप के राज मतलब जो पोप जो थे, जो चर्च में रहने वाले जो पुजारी हुआ करता, उसको पोप कहा गया था, वो भी शासन कर रहा था किसी न किसी राज पे। तो वो पोप के अधीन में जो राज था, उस वहाँ पर भी लोग ने विद्रोह कर दिया और सुधार के मांग करने लगे। तो ये चीज़ है। तो देखिए, परमा, इटली में परमा और मोडेना जैसे राज्य में क्रांतियां हुई, और पोप के अधीन में जो राज था, पोप के अधीन में, वहाँ पर भी सुधार के मांग के लिए आंदोलन होना शुरू हो गया। हालांकि इटली के विद्रोह को शासक द्वारा दबा दिया गया, यानी जर्मनी के तरह ये स्वतंत्रता तो उतना नहीं मांग सका, संवैधानिक शासन यहाँ पे तो लागू नहीं करवा सका, लेकिन राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना न समाप्त नहीं हुई। यानी यहाँ राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की जो भावना है, इसको लोग नहीं समाप्त कर पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी क्रांति को, आंदोलन को दबा सकते हैं, लेकिन आप उसके मन में जो विचार है उसको नहीं दबा सकते हैं। तो यही बात यहाँ भी है, शासक द्वारा इस क्रांति को, विद्रोह को दबा दिया गया इटली में, लेकिन उनके अंदर जो भावना था, राष्ट्रवादी विचार और स्वतंत्रता की भावना, ये नहीं समाप्त कर सका, और यही आगे चल करके वहाँ के जनता को आज़ादी दिलाया। तो ये सब चीज़ है। अब आगे हम लोग इंग्लैंड को देखेंगे। तो इंग्लैंड तो खैर बहुत बुद्धिजीवित देश है, ये सब जो पूरा दुनिया पे लगभग देश पे राज किया हुआ देश है। ये 1688, देखिए यहाँ इंग्लैंड का कहानी देखिए क्या है इसका। मतलब इंग्लैंड में 1688 है, कहाँ ये सब 1830, यानी 200 साल के बाद ये सब क्रांति कर रहा है और सुधार कर रहा है। इंग्लैंड में 200 साल पहले ही क्रांतियां होकर सुधार उधार हो चुका है, थोड़ा बहुत सुधार करना है बस। या देखिए ना, कह रहा है कि इंग्लैंड में 1888 की गौरवपूर्ण क्रांति, यानी 1688 की यानी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था, और यहाँ राजा की शक्ति यानी सीमित थी, और शासन में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, इंग्लैंड में 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, और बाद में संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पे स्थापित हो चुका था, संवैधानिक, ठीक है, हो चुका था।
लेकिन यहाँ की राजा जो था, राजा की शक्ति थोड़ा सीमित था। मतलब राजा की शक्ति जो है वो, हाँ, तो सीमित रहना भी चाहिए ना। राजा की शक्ति अनलिमिटेड थोड़ी ना होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए कि आपको बस इतना शक्ति है, आप इतने काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी था, देखिए 1688 में ही सब सारा बात समझ चुका था वहाँ की जनता, और संवैधानिक राजतंत्र ले आया था वो सब, और ऊपर से राजा के शक्ति भी सीमित कर दिया था जनता लोग। और शासन में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहाँ के जो शासन था वो संसद पे चलता था, ठीक है, जैसे आज लोकतंत्र में होता है संसद का चुनाव, तो वैसे व्यवस्था 1688 में ही वो सब कर रहा था। और हालांकि संसद पर कुलीन वर्ग का प्रभाव था। हाँ, एक फॉल्ट था, यानी संसद सरकार चल रहा था, सब व्यवस्था ठीक था, संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था, लेकिन संसद पे किसका अधिकार ज़्यादा है? तो संसद पे कुलीन वर्ग का अधिक प्रभाव था। और मतदान का यानी कि अधिकार जो था वो केवल यानी कुछ लोगों तक ही सीमित था। इसलिए आम जनता अपने अधिकारों से वंचित थी और उसमें असंतोष बढ़ रहा था। तो आम जनता क्या करेगा कि भाई वो वोट नहीं गिराएगा, वो देश का नागरिक नहीं है, उसको चुनने का हक नहीं है किसी अच्छा आदमी को, तो इसीलिए असंतोष उसमें बढ़ रहा था। अब यही आगे चल के क्रांति के रूप ले होगा। अब देखिए, मतदान के अधिकार का विस्तार करने और राजनीतिक सुधार की मांग करने को लेकर यानी कई आंदोलन अब यहाँ पर भी हुए, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत है कि कुलीन वर्ग का जो प्रभाव है वो थोड़ा दिक्कत है, और उसमें क्या है कि मतदान का जो अधिकार है वो सबको नहीं है। तो इस सब के लिए हुआ, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था सब चल रहा था पहले से। तो मतदान के अधिकार का विस्तार करना, यानी विस्तार मतलब बड़ा करना कि भाई सिर्फ पुरुष ही वोट गिरा सकता है और कुलीन वर्ग ही गिरा सकता है, ऐसा नहीं, सबको वोट गिराने का अधिकार है। तो ये विस्तार करना और राजनीतिक सुधार का मांग करना, इसको लेकर आंदोलन वहाँ भी हुआ। और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम, देखिए इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1800 यानी जो 1800 में जो हुआ था, तो इसमें 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया, और इससे अधिक लोगों को मतदान का अधिकार मिला और शासन व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक उदार बन गया। यानी अब जो शासन व्यवस्था है पहले के तुलना में क्या हो गया, उदार। उदार का मतलब होता है स्वतंत्र होना, उदार का मतलब स्वतंत्र। तो अधिक लोगों को अब वोट गिराने का अधिकार मिल गया। और उसके बाद हुआ कि शासन व्यवस्था जो है वो पहले की तुलना में अब अधिक उदार हो गया। उदार का मतलब होता है स्वतंत्र होना, यानी अब उतना ज़्यादा कट्टर नहीं था। थोड़ा बहुत अगर था भी इंग्लैंड में तो अब उतना नहीं रहेगा ये आंदोलन के बाद। तो ये चीज़ हो गया है इंग्लैंड में। तो ये है, आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। 1830 की क्रांतियों के परिणाम और महत्व को हम लोग देखेंगे कि यानी इतना सारा जब 1830 में क्रांति हुआ है अनेकों देश में, तो इसका आखिर परिणाम निकल के क्या आया। तो देखिए 1830 की क्रांतियों ने यूरोप में स्थापित मेटरनिक व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी। बड़ी चुनौती का मतलब होता है कि मतलब ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा, यानी कि सरकार के टक्कर देना, यानी उनके विचारों को टक्कर देना, बात को चुनौती देना, ठीक है। यानी 1830 की क्रांति ने यूरोप में स्थापित मेटरनिक व्यवस्था को बड़ी चुनौती मिली, यानी बहुत चुनौती मिली। चुनौती का मतलब है कि सरकार मतलब कि वहाँ के जो भी क्रांतियाँ था उसको दबाने में असफल रहा। और सरकार सोचा कि मेटरनिक व्यवस्था, समझा कि नहीं, हम तो ऐसा व्यवस्था बना दिए हैं निरंकुश शासन वाला कि जनता थोड़ा भी आंदोलन करेगा हम उसको दबा देंगे मार पीट के। ऐसा नहीं हुआ, बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा यानी मेटरनिक को। हालांकि यानी सभी क्रांतियां पूरी तरह लेकिन सफल नहीं हुआ। देखिए मेटरनिक व्यवस्था की मतलब मैत्री संबंध के बारे में जो हम लोग चार मैत्री संबंध जो पढ़े थे, चतुर मैत्री संबंध, जिसमें 4 गो देश मिला करके ये सब बैठक किया था कि कोई भी अपने आसपास में क्रांति करेगा, कोई भी व्यक्ति आंदोलन करेगा स्वतंत्रता के लिए, तो उसको एकदम झट से दबा देना है। ये मेटरनिक व्यवस्था का ये सब नियम था। तो तभी तो यह क्या किया, देखिए ना, इतना क्रांति हुआ ना तो फिर भी बहुत सारे क्रांति को दबा दिया, ये सब सफल नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने यूरोप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। ठीक है, कितनों क्रांति दबा दिया गया है लेकिन आगे चल के परिवर्तन, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाए। कैसे, कुछ ना कुछ, कैसे बहुत कुछ परिवर्तन लाए। उधर हम लोग पीछे देखे हैं, जो हॉलैंड न्यूलैंड के बारे में पढ़े हैं, बेल्जियम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो जर्मनी के बारे में भी पढ़े हैं कि जर्मनी में भी कुछ राज्य में स्वतंत्र मतलब संविधानिक यानी शासन लाया गया। यानी बदलाव तो किया ये लोग, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत जगह के आंदोलन को ये सब दबा दिया था मेटरनिक व्यवस्था के तहत। और इन क्रांतियों के कारण उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला और शीघ्र ही 1848 में पुनः क्रांतियों का दौर आरंभ हो गया। यानी
जब आगे इस क्रांति 1830 के क्रांति के कारण ना उदारवादी और राष्ट्रवादी की भावना को बहुत बढ़ावा मिला, यानी जो भी उदारवादी और राष्ट्रवादी भावना रखते थे उस सबको बढ़ावा मिला। उसका विचार अब ये हुआ कि भाई अब हम लोग क्रांति करके निरंकुश शासन को खत्म कर सकते हैं, ये सब बढ़ावा मिला, ठीक है। और इसी का परिणाम हुआ कि 1848 में जो क्रांति हुआ है, पुनः फिर से एक बार बड़ा वाला क्रांति हुआ, क्योंकि अभी तक व्यवस्था नहीं सुधरा था ठीक से, तो फिर से 1848 में क्रांति हुआ। तो 1848 के क्रांति ने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यानी 1848 के जब क्रांति हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये आंदोलन सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव डाला था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया वहाँ पे, यानी मार्ग यहाँ से रास्ता खुला। 1830 के क्रांति की जो हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं बहुत सारे बातें इस पे, तो वो 1830 की क्रांतियों के बाद ना यूरोप को दो भागों में यानी कि बढ़ता दिखाई दिया। अब देखिए 1830 में क्रांति हुआ, ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था के तहत कुछ देश के क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन यानी बहुत सारे देश में और बहुत सारे राज्य में क्या हुआ था कि संवैधानिक शासन भी तो आ गया था, तो इसीलिए अब दो पार्ट में बट गया, कहीं पे निरंकुश तो कहीं पे संवैधानिक। यही चीज़ हम आपको एक मैप के थ्रू समझाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है, जैसे में जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, इटली के कुछ राज्य हैं, ठीक है, और ये है जर्मनी राज्य है, जर्मनी का मतलब जर्मनी देश है, और नीदरलैंड, बेल्जियम है। तो ये ग्रीन वाला जो है ना, ये हम कह सकते हैं संवैधानिक शासक दर्शाया गया है, जो पश्चिमी यूरोप है। तो पश्चिमी यूरोप में संवैधानिक शासन अब आ गया था, यानी जनता लोग विद्रोह कर करके अपना सरकार निरंकुश शासक को हटा दिए थे। लेकिन अब इधर देख लीजिए, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रभाव इटली जर्मनी तक था, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी जैसा पोलैंड वोलैंड जो था, यूक्रेन पोलैंड जो इधर है, तो इधर के जितना भी देश है, बेलारूस, ठीक है, यहाँ पे है, तो इधर के जितना देश था ना, वो उस पे अभी यानी निरंकुश शासन का यानी शासन चल ही रहा था। तो 1830 के क्रांति के बाद ना यूरोप दो भाग में बट गया। एक बट गया आपका क्या कि पश्चिमी यूरोप बट गया आपके उदारवादी और संवैधानिक शासन और संसदीय शासन में, जो अच्छा होता है, ये होना भी चाहिए किसी देश के। और यूरोप जब दूसरा ये पूर्वी यूरोप में जो बटा है दूसरा में, ठीक है, पूर्वी यूरोप, इसमें प्रतिक्रियावादी, इसमें क्या है तो प्रतिक्रियावादी निरंकुश शक्तियां अपना प्रभाव अभी बनाए रखा है, अब बनाए रखने में सफल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग अभी आंदोलन उस बड़े लेवल का नहीं किए हैं, ठीक है, यहाँ के लोग अभी सो रहे हैं, जब आंदोलन करेंगे तो यहाँ भी राजा को दौड़ा दौड़ा के भलगाएंगे यहाँ से भी। तो ये चीज़ है, यानी कहने का मतलब ये है कि 1830 के क्रांति के बाद यूरोप दो भाग में बटा। एक तरफ अच्छा व्यवस्था है, एक तरफ बड़ा मतलब खराब व्यवस्था ही है, क्योंकि एक तरफ के जनता समझदार होने के बाद वो क्रांति किए तो अच्छा व्यवस्था कर लिए, एक तरफ बुरा व्यवस्था भी चल ही रहा है, लेकिन हाँ आगे वो भी ठीक हो जाएगा। ये चीज़ है इसमें। देखिए बचे हुए टॉपिक, खैर बड़ा चैप्टर है तो इसीलिए बचे हुए टॉपिक इसमें अभी और हैं, जो हम लोग एक अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।